गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज आप सभी बच्चों को हिंदी मेजर पेपर 1 का मैं सबसे पहले सिलेबस समझाऊंगा। सिलेबस समझाने के बाद एग्ज़ाम पैटर्न समझाऊंगा, यानी किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपको कौन सा किताब खरीदना है इनके बारे में बताऊंगा। और सबसे अंत में मैं आज यह भी बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि बच्चों आपको यह जानना अति ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। अगर आप जान जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप तैयारी करने के लिए एक बेहतर टाइम टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक की चर्चा आज हम करेंगे। तो बच्चों चलिए क्लास को अब हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चों आप सिलेबस देख रहे हैं, यह सिलेबस आपका ऑफिशियल आपका सिलेबस आपका है। ठीक है बच्चों, तो इस सिलेबस में आप देख सकते हैं जो बच्चे बीए हिंदी से कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, जो बच्चे अपना ग्रेजुएशन हिंदी से कर रहे हैं उसका हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी मेजर पेपर हो जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो जिस बच्चे का हिंदी ऑनर्स पेपर है उसी बच्चे का सिलेबस में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो हमारा विषय क्या होता है, हिंदी मेजर पेपर फर्स्ट। ठीक है, चूंकि हिंदी का जो मेजर पेपर है सेमेस्टर 1 में आपको एक ही पेपर पढ़ना है, इसलिए हिंदी मेजर पेपर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बच्चों हिंदी मेजर पेपर का जो किताब का नाम हो जाता है, किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बच्चों आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आपको हिंदी मेजर पेपर में क्या पढ़ना है। तो बच्चों हिंदी के इतिहास के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानना है। हम लोग इस किताब के अंतर्गत यह देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, आदि काल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, आधुनिक काल क्या है। और आप सभी को जानते हैं आधुनिक काल को भी 4 युग में बांटा गया है। ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावदोत्तर युग। तो इसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, उनके इतिहास का अध्ययन। इतिहास है मतलब किस प्रकार हिंदी साहित्य का विकास हुआ, हमें यही तो जानना ही है। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो आदि काल से लेकर के रीति काल तक करेंगे। कहाँ तक, रीति काल तक। बच्चों कक्षा 12वीं में आपने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है, जानना है, लेकिन इतिहास कहाँ से कहाँ तक जानना है, इतिहास आदि काल से, ठीक है बच्चों, रीति काल तक का ही जानना है। यानी आधुनिक काल का इतिहास का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। जो हिंदी काल को 4 भागों में बांटा गया, हिंदी साहित्य को आदि काल, रीति काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, तो बस हमें आधुनिक काल को नहीं पढ़ना है, बाकी तीनों काल का अध्ययन करेंगे, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल। समझ गए? तो किताब का क्या नाम हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिए अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आपके किताब में कुल मिलाकर के 6 यूनिट दिया गया है। कितने यूनिट बच्चों दिया गया है, 6 यूनिट, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए जैसा कि बच्चों यहां आप देख सकते हैं ऑफिशियल ये आपका सिलेबस है। एक तरफ आपका यूनिट हो गया, जैसे 1 2 3 नीचे टॉपिक हो गया, आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है, लेक्चर संख्या हो गया, जैसे नियम तो कहता है कि आपके कॉलेज में भी क्लास होगा और
आपके कॉलेज में यूनिट 1 का 15 क्लास होगा, यानी 15 क्लास में आपको यूनिट 1 खत्म कर दिया जाएगा, 15 क्लास में यूनिट 2 खत्म कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये आपको है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का पढ़ाई आपके कॉलेज में भी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बच्चों फर्स्ट यूनिट पे। ठीक है, चलो। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब यहां हो गया यूनिट 1। क्या हो गया बच्चों? यूनिट 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास दृष्टि को देखना है। इसके अंतर्गत इतिहास और साहित्य का इतिहास देखेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग बच्चों यही देखेंगे, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का हमें क्या देखना है? हमें बच्चों इतिहास देखना है कि किस प्रकार हिंदी साहित्य का विकास हुआ। जब हम इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे काल विभाजन की, किस प्रकार हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो बच्चों हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि मैंने आपको कक्षा 12वीं में भी बताया था। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग काल विभाजन को देखेंगे एवं नामाकरण को देखेंगे। जैसे आदि काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, तो इसी प्रकार से किस प्रकार नामाकरण हुआ वो भी हमें देखना है। ठीक है, नामाकरण संबंधी जो भी समस्या आया उन समस्या को भी देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत 3 पॉइंट पढ़ना है। तो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट में क्या पढ़ना है आप सभी कोई जान गए। पहले पॉइंट में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है, हिंदी साहित्य का किस प्रकार काल विभाजन हुआ उनको देखना है, उन कालों के नामाकरण में क्या समस्या हुआ उनको देखना है। समझ गए? चलो, दूसरा जो बच्चों पॉइंट आ जाता है बी पॉइंट। अब हम नामाकरण जान चुके हैं, काल को जान चुके हैं कि हिंदी साहित्य का 4 काल, और इन चारों कालों में सबसे पुराना काल कौन हो जाता है? सबसे पहला काल आता है आदि काल। इसलिए जाहिर सी बात है दूसरे पॉइंट में हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो आदि काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए दूसरे पॉइंट में शुरू क्या होता है? आदिकालीन इतिहास, आदिकालीन साहित्य। क्या शुरू होता है बच्चों? आदिकालीन साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे नामाकरण, किस प्रकार नामाकरण हुआ, यानी नामाकरण और काल निर्धारण, यानी आदिकाल का काल क्या है, समय क्या है, कहां से कहां तक समय को आदिकाल में रखा गया, हम उनको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सी पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट में हमें क्या देखना है? आदिकालीन आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि को देखना है। तो बच्चों पहले यूनिट में इन तीनों पॉइंट को देखेंगे। हमारा पहला यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा पहला यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे यूनिट संख्या 2 पे। अब हम किस पर चलेंगे? तो बच्चों दूसरे यूनिट पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब जो बच्चों दूसरा जो यूनिट आपका हो जाता है, ठीक है, दूसरे यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? दूसरे यूनिट में मात्र आपको एक ही पॉइंट पढ़ना है। वो एक पॉइंट कौन है? तो देखो, आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय। ठीक है, इसके अंतर्गत सिद्ध जैन काव्य को देखेंगे, रासो काव्य देखेंगे, लौकिक काव्य एवं अन्य काव्य को देखेंगे, आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं परिवर्तियों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 3 पे। ठीक है, यूनिट 3 के अंतर्गत हमें क्या अध्ययन करना है? यूनिट 3 के अंतर्गत अब हम चलेंगे भक्ति काल पे। चूंकि यूनिट 1 और 2 में हमने, ठीक है बच्चों, हमने आदि काल को पढ़ लिया। अब आदि काल के बाद दूसरा काल कौन सा आता है बच्चों? दूसरा आता है भक्ति काल। इसलिए तीसरे यूनिट में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। तो भक्ति कालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना है पहले पॉइंट में। फिर बी पॉइंट में हम लोग
पढ़ेंगे भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार को देखना है। भक्ति काल के कई दार्शनिक हुए, जैसे देखो मलिक मोहम्मद जायसी, कक्षा 12वीं में आपने पढ़ा होगा कर्मक पाठ। तो मलिक मोहम्मद जायसी भी जो थे बच्चों वो आपको भक्ति काल के ही थे, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे हिंदी भक्तिकालीन काव्य अखिल भारतीय परीक्षा में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से तीसरे यूनिट में भी हमें 3 पॉइंट पढ़ना है और तीसरा यूनिट भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे बच्चों चौथे यूनिट पे, ठीक है। चलो चौथा जो बच्चों आपका यूनिट आपका हो जाता है, चौथे यूनिट में भी मात्र एक ही पॉइंट पढ़ना है। चौथे यूनिट में बच्चों कितना पॉइंट पढ़ना है, चौथा यूनिट में मात्र 1 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं, यानी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं और उनकी प्रवृत्तियां को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उनके आपसी संबंध और वैशिष्ट को हमें देखना है। चलो 5वें यूनिट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो 5वें यूनिट के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करेंगे। किनका अध्ययन करेंगे, रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामाकरण एवं काल निर्धारण। चूंकि बच्चों 4 यूनिट तक हमने भक्ति काल को पढ़ लिया, इसलिए 5वें यूनिट में हम लोग किसको पढ़ेंगे, रीतिकाल। चूंकि सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल के बाद हमने पढ़ लिया भक्ति काल, अब भक्ति काल के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, रीतिकाल को। तो रीतिकाल के भी बारे में जानेंगे ना कि इसका नामकरण किस प्रकार हुआ, रीतिकाल का समय पीरियड क्या है, कहाँ से कहाँ तक को रीतिकाल में रखा गया है, रीतिकाल के बड़े बड़े लेखक कवि उनको तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पहले यूनिट में हमें यही देखना है। पहले यूनिट में क्या देखना है, रीतिकाल का नामकरण एवं विशेष करके काल निर्धारण के बारे में देखना है। फिर उसके बाद रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं और उसके महत्वपूर्ण कवि को हम अध्ययन करेंगे कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हुए, उन कवियों के बारे में भी हमें क्या करना है बच्चों, तो जानना है, ठीक है। चलिए फिर साइन आप देख सकते हैं, ऑफिशियल आपका सिलेबस है। उसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट जो बच्चों आपका हो जाता है, ठीक है, जो लास्ट यूनिट है, जो छठा यूनिट है, छठे यूनिट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन काव्य की भाषिक साहित्य विशेषताएं और प्रवृत्तियां, और उसके बाद सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य का समग्र मूल्यांकन, और अंत में हम लोग क्या करेंगे, और अंत में आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य का मुख्य रूप से हम लोग मूल्यांकन करेंगे, यानी जांचेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 6 यूनिट पढ़ेंगे। जब आप 6 यूनिट पढ़ लीजिएगा तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो सिलेबस को समझने में अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बच्चों चलेंगे एग्जाम पैटर्न पे। हालांकि एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने बच्चों बता दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और फिर से मैं बता देता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में। चलो MIFC ये रहा एग्जाम पैटर्न, ठीक। तो बच्चों देखो, आपका कोई भी विषय हो, ठीक है, सभी विषय 100 अंक के होंगे, चाहे आपका मेजर, माइनर, AC, MDC, आपका कोई भी हो, सभी विषय 100 अंक का होगा। इस प्रकार हिंदी मेजर पेपर 1 भी 100 अंक का होगा, ठीक। इस 100 अंक में बच्चों 30 नंबर का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, और ये एग्जाम 2-2 मंथ पर होगा, ठीक है, जिसे हम मिड टर्म कहेंगे, फर्स्ट मिड टर्म और सेकेंड मिड टर्म। फर्स्ट मिड टर्म आपके 2 महीना बाद एग्जाम होगा जो कि 15 अंक का होगा। फिर सेकेंड मिड टर्म भी 2 महीना, इस एग्जाम के 2 महीना बाद होगा, जिसे हम सेकेंड मिड टर्म कहेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 15-15 कितना हो गया, 30 अंक का हो गया, यानी 30 अंक का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच गया बच्चों 70 नंबर, ठीक।
अब इस 70 नंबर का जो एग्जाम होगा आपको सेंटर पर जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। यानी आपका जो कॉलेज है उस कॉलेज को छोड़ करके बाकी जो दूसरा कॉलेज है तो दूसरे कॉलेज में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, इस 70 नंबर में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर का लघु प्रश्न होगा और 30 नंबर का दीर्घ प्रश्न उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में रहेगा पार्ट 1, पार्ट ए। तो पार्ट ए जो क्वेश्चन होगा इसमें बच्चों यह क्वेश्चन अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी, अनिवार्य। ठीक है, और अनिवार्य का मतलब है कि आपको सभी प्रश्नों को बनाना है, कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो पार्ट ए में बच्चों 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और आपको 10 का 10 ऑब्जेक्टिव बनाना है। बिहार बोर्ड में क्या होता था कि 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता था, तो उन 100 में से कोई भी आप 50 बनाते, लेकिन यहां क्या हो रहा है, 10 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और 10 का 10 आपको बनाना है और एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से बच्चों कितना अंक हो गया, इस हिसाब से आपका 20 अंक हो गया। यानी पार्ट ए 20 अंक का, ऑब्जेक्टिव 20 अंक का, 10 होगा, 10 का 10 बनाना, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, इस हिसाब से 20 अंक। ठीक, फिर उसके बाद होगा बच्चों पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी, पार्ट बी होगा बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी लघु प्रश्न उत्तर का। ठीक है, आपको कुल मिलाकर के कितने लघु प्रश्न बच्चों दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के बच्चों 6 लघु प्रश्न दिए जाएंगे। कितने? 6 लघु प्रश्न दिए जाएंगे। एक लघु प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको 6 में से कितना बनाना रहेगा, तो 6 में से कोई भी आपको 4 प्रश्न बनाना रहेगा। यानी 6 लघु दिया जाएगा, कोई भी आपको 4 बनाना रहेगा। एक लघु 5 नंबर का होगा, इस हिसाब से कितना अंक बच्चों हो गया, तो इस हिसाब से 5 चौक 20 नंबर हो गया। कितना नंबर बच्चों हो गया, तो आपका 20 नंबर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लास्ट आता है पार्ट सी। पार्ट सी बच्चों हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, यानी दीर्घ प्रश्न उत्तर का। कुल मिलाकर के 5 दीर्घ दिया रहेगा और इस 5 में से आपको कितना दीर्घ बनाना रहेगा, तो 3 दीर्घ आपको बनाना रहेगा। एक दीर्घ बच्चों 5, एक दीर्घ 10 नंबर का होगा, इस हिसाब से दीर्घ कितना का हो गया, 30 नंबर का। चलिए अब हम जोड़ते हैं, तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 40 30 70, तो आपका 70 आपका पुर गया। तो इस हिसाब से बच्चों आपका क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं एग्जाम का कि आपका एग्जाम कब होगा। तो बच्चों पिछले वर्ष सबसे पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था, जिसका एग्जाम दिसंबर के अंत में आपको हो गया था। अन्य यूनिवर्सिटी का एग्जाम जनवरी के अंत में हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी थे जिनका एग्जाम फरवरी माह में आपको हुआ था। जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी आपका हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट से आपको चलता था, लेकिन पिछले वर्ष सिलेबस चेंज हुआ था, इसलिए आपको लेट हुआ था। तो इस वर्ष आप मान करके चलिए कि नवंबर के अंत में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, अगर नवंबर में नहीं होगा तो निश्चित, यानी नवंबर के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी कभी लेट भी आपको करता है। ठीक है, ये कोई बिहार बोर्ड नहीं है कि फरवरी को ही एग्जाम होगा, फरवरी के पहले सप्ताह में ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो मान करके चलना है कि नवंबर के अंत के बाद, यानी अब दिसंबर आप रख लीजिए कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप इसका PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, हमारे वीडियो को अवश्य रूप से शेयर करें। धन्यवाद।